जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि करंट एसेट्स बेसिकली जनाब वो असासे होते हैं जो कंपनी विद इन अ फाइनेंशियल ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकती है। सबसे पहले हमें एक कंपनी डिसाइड करनी होगी जिसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट का हम एनालिसिस कर सकें। मैं यहाँ पे जनाब हैस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे कंपनी का स्टॉक सिंबल डालेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते वक्त फाइनेंशियल के सेक्शन में आना है। अब आप कंपनी की क्वार्टरली रिपोर्ट या एनुअल रिपोर्ट जिसका भी एनालिसिस करना चाहते हैं वो डाउनलोड करें। एक और बात याद रखें कि अगर कोई कंपनी अपने फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद जल्द से जल्द अपने शेयर होल्डर्स के साथ एनुअल रिपोर्ट शेयर नहीं करती तो वो एसईसीपी की तरफ से डिफॉल्टर सेगमेंट में डाल दी जाती है। और अगर 2 साल तक लगातार कंपनी ने एनुअल रिपोर्ट पब्लिक नहीं की तो कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग को स्टॉक एक्सचेंज पे सस्पेंड किया जाता है। जो कंपनीज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट तो आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे मिल जाएगी, लेकिन जो कंपनीज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट आपको उस कंपनी के अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट से मैन्युअली जाके मांगनी पड़ेगी। दोस्तों, मेरी हैस्कोल पेट्रोलियम चूज करने की 2 अहम वजूहात हैं। एक तो ये वजह है कि पाकिस्तान की पूरी तारीख में सबसे बड़ा बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट फ्रॉड करने का एजाज हैस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड को जाता है। इस फ्रॉड की साइज लगभग 54 अरब रुपए है और इस फ्रॉड की साइज का अंदाजा इस बात से लगाएं कि 54 अरब रुपए से हैस्कोल जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची को खरीद सकता है। ये 54 अरब रुपए का कंपनी को लॉस हुआ है और ये अमाउंट अभी तक रिकवर नहीं हुई और ना ही होने वाली है। और दूसरी एंड सबसे अहम वजह, हैस्कोल का शेयर प्राइस एज मार्च 26 2017 में 389 रुपए का था और अब 17 जुलाई 2022 को इसकी शेयर प्राइस 4 रुपए पे ट्रेड कर रही है। बिफोर कोविड में नया स्टॉक मार्केट में आया था और किसी खास दोस्त की टिप पे मैंने हैस्कोल के शेयर्स मंड के खरीदे थे, क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे ये कहा था कि आफाक, हैस्कोल के शेयर्स को जितनी डुबकी लगानी थी उसने लगा दी है, अब ये फिर से 250 से 300 तक का सफर करेगा। मुझे इस बात का आइडिया नहीं था कि मेरे दोस्त के कहने का मतलब ये था कि हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी लेकर डूबेंगे। उस वक्त इसकी शेयर प्राइस 200 रुपए के करीब थी, लेकिन फिर कोविड आने के बाद हैस्कोल के साथ साथ पूरे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की मदर सिस्टर टुगेदर हो गई और मार्केट क्रैश करने लगी। कुछ मंथ के बाद जब हैस्कोल की करम नवाजी की वजह से मेरा पोर्टफोलियो 80% लॉस में शो हो रहा था तो अच्छी बात यह थी कि तब तक मैं अपने बिहाफ पे फंडामेंटल एनालिसिस करना सीख चुका था और मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक मैं मजीद खुद को यह तसल्ली नहीं देना चाहता था कि हैस्कोल की होल्डिंग्स को बरकरार रखूं और ये फिर से ऊपर जाएगा। तब 80% अपनी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट लॉस बुक करके हैस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड की करम नवाजी से जान छुड़ा ली, क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है कि कुछ ना आने से बेहतर है कि कुछ आ जाए। जनाब, अगर मैं पहले ही फंडामेंटल एनालिसिस करना सीख जाता तो हो सकता था कि मैं अपना इतना बड़ा नुकसान करने से मोहतात रहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मैंने गलती की वो आप ना करें। इसीलिए ही फंडामेंटल सीरीज में आज आपको करंट एसेट्स यानी शॉर्ट टर्म एसेट्स का एनालिसिस करना सिखाता हूं। अब जो हम हैस्कोल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले सेक्शन में स्क्रॉल डाउन करके पहुंचे तो हमें सबसे ऊपर अनकंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन टाइटल देखने को मिलता है। अब ये अनकंसोलिडेटेड का क्या मतलब है, इसके बारे में हम वीडियो के आखिर में बात करते हैं, या रुको अभी ही कर लेते हैं ताकि आपको समझने और मुझे समझाने में आसानी हो। दोस्तों, अगर किसी कंपनी की कोई भी सब्सिडियरी कंपनी नहीं है तो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मल होगी, यानी उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आगे ना तो कंसोलिडेटेड का टैग होगा और ना ही अनकंसोलिडेटेड का टैग होगा। सपोज करें एक कंपनी है जो सिर्फ सीमेंट बनाने का काम करती है, जिसका फर्जी नाम है सरतान सीमेंटा प्राइवेट लिमिटेड, और इस कंपनी को 130 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कंपनी प्लानिंग कर रही है कि अपने बिजनेस की ग्रोथ में लगाएगी। एक दूसरी कंपनी है जो सीमेंट बेचने और उसकी मार्केटिंग का काम करती है, जिसका नाम है सरतान सीमेंटा मार्किटो प्राइवेट लिमिटेड, और इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 करोड़ है। अब एक तीसरी कंपनी है जिसका नाम है सरतान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, जो रियल एस्टेट सेक्टर से है और उसकी नेचर ऑफ बिजनेस बिल्डिंग्स बनाना और बना के बेचना है, और इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 50 करोड़ है। और एक चौथी कंपनी है जो सीमेंट की बैग्स के लिए पेपर सैक्स बनाती है और सीमेंट बनाने वाली कंपनी को बेचती है, जिसका नाम है सरतान सीमेंटा बेगी प्राइवेट लिमिटेड, और इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 करोड़ है। अब सरतान सीमेंटा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ फंड में से सरतान सीमेंटा मार्किटो कंपनी को 100 करोड़ देके एक्वायर कर लेती है विद 100% होल्डिंग्स, और सरतान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को 25.5 करोड़ देके 51% की मेजर स्टेक होल्डर बन जाती है, और सरतान सीमेंटा बेगी प्राइवेट लिमिटेड को 2.5 करोड़ देके 25% की हिस्सेदार बन जाती है। अब दोस्तों, फाइनेंस की दुनिया में एक्वायर करने वाली कंपनी को पेरेंट कंपनी कहा जाता है और एक्वायर होने वाली कंपनी को डॉटर कंपनी कहा जाता है। लेकिन जो कंपनी किसी दूसरी कंपनी को 100% होल्डिंग के साथ एक्वायर कर लेती है तो एक्वायर की जाने वाली कंपनी को होली सब्सिडियरी कंपनी कहा जाता है,
और अगर कोई कंपनी 51% या इससे ज्यादा किसी दूसरी कंपनी की स्टेक होल्डर होती है तो उस एक्वायर की जाने वाली कंपनी को सब्सिडियरी कंपनी कहा जाता है। और अगर किसी कंपनी का दूसरी कंपनी में स्टेक 49% या 50% से कम है तो उसको पेरेंट कंपनी की एसोसिएट कंपनी कहा जाता है। दोस्तों, एक छोटी सी बात मैं और आपको बताता चलूं कि जिस तरह सरतान सीमेंटा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने वर्टिकल बिजनेस इंटीग्रेशन ग्रोथ पे फोकस किया, यानी बैग्स बनाने वाली, सीमेंट बनाने वाली और सीमेंट इस्तेमाल करने वाली सारी कंपनीज को अपना कर लिया, इसको बोलते हैं वर्टिकल एक्विजिशन। अपने मखसूस धंधे को पीछे, यानी जहां से वो सीमेंट्स की प्लास्टिक बैग्स परचेज करते हैं, और आगे से, यानी जहां पे उनका सीमेंट बिकता है, दोनों तरफ से धंधे को बढ़ाया। लेकिन मान लें अगर सरतान सीमेंटा कंपनी इन कंपनीज को एक्वायर करने के बजाय इन कंपनीज को एक्वायर करती, जैसे सरतान होटल एंड रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, सरतान एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, सरतान फार्मास्यूटिकल्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, या किसी फूड मार्ट की चेन को एक्वायर करती जैसे सरतान सुपरमार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड, तो ये कॉन्ग्लोमेरेट एक्विजिशन कहलाती है। और कॉन्ग्लोमेरेट एक्विजिशन का ये फायदा होता है कि ये डाइवर्सिफाइड होता है, क्योंकि सीमेंट बनाने वाली कंपनी का हॉस्पिटैलिटी, इन्वेस्टमेंट्स, मेडिसिन या फूड बनाने वाली कंपनी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। और ये पेरेंट कंपनी इस वजह से करती है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी क्राइसिस या किसी वबा की वजह से एक सेक्टर की कंपनी की सेल्स अगर डाउन हो गई है तो उसी वबा की वजह से किसी दूसरे सेक्टर की कंपनी की सेल्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाए। इसकी मिसाल कोविड-19 पे ले लेते हैं। कोविड के दौरान रिसेशन की वजह से लोग घर बनाने के बजाय बेचने की तैयारी कर रहे थे और लॉकडाउन में होटल्स भी पूरी तरह क्लोज हो चुकी थी। उसके अलावा केएसई 100 इंडेक्स 25,000 की लेवल पे आ चुका था, लेकिन लोग फिर भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। तो उस वक्त सरतान ग्रुप ऑफ कंपनीज का प्रॉफिट यकीनन नेगेटिव जाता, लेकिन उस वक्त फार्मास्यूटिकल्स और फूड बिजनेस की सेल्स काफी बढ़ गई थी, क्योंकि उस वक्त लोग बहुत बीमार हो रहे थे और सारा दिन घर में बैठने की वजह से खाना भी बहुत ज्यादा खा रहे थे। अब आते हैं हम अपनी हास्कोल कंपनी की बैलेंस शीट पे। अब हास्कोल की बैलेंस शीट को देखें तो सबसे पहले मौजूद है स्टॉक एंड ट्रेड। एक बार और याद रखें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तज्जिया करते वक्त जैसे स्टॉक एंड ट्रेड वाले सेक्शन में साल 1 करोड़ 19 लाख समथिंग की अमाउंट मेंशन है, इसका मतलब ये नहीं कि ये एसेट सिर्फ 1 करोड़ 19 लाख की मालियत का है। आप अगर बैलेंस शीट में गौर से देखेंगे तो ऊपर ब्रैकेट में ₹000 मेंशन है। इसका मतलब जितने भी हेड्स की वैल्यू हैं उनको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे या सिंपली अमाउंट के लास्ट में 00 ऐड करके फिगर को पढ़ा करेंगे तो आपको असल मालियत पता चलेगी। तो इस हिसाब से ये 1 करोड़ 19 लाख समथिंग की अमाउंट नहीं बल्कि 11 अरब समथिंग की अमाउंट है। स्टॉक एंड ट्रेड में रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फाइनल प्रोडक्ट शामिल होती हैं। वर्क इन प्रोसेस से मुराद वो प्रोडक्ट्स होती हैं जिन पे पैसे लग चुके हैं लेकिन अभी तक वो बेचने के लिए तैयार नहीं हुए, यानी जिन प्रोडक्ट्स पे अभी काम हो रहा है। अगर आप फर्दर डिटेल्स जानना चाहते हैं कि किस हेडिंग के अंडर क्या चीजें होती हैं तो एनुअल रिपोर्ट में एक सेक्शन होता है नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिससे आप कंपनी की उस मखसूस हेड के बारे में मजीद जान सकते हैं। जैसे स्टॉक एंड ट्रेड के आगे नोट नंबर 13 है, इसका मतलब इस हेड की फर्दर डिटेल्स हमें नोट नंबर 13 पे मिल जाएगी। अब अगर हम नोट नंबर 13 पे चले जाएंगे तो वहां हमें कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। सबसे ऊपर रॉ एंड पैकिंग मटेरियल लिखा हुआ है, नीचे फिनिश गुड्स लिखा हुआ है। फिनिश गुड्स से मुराद वो फ्यूल्स, लुब्रिकेंट्स एंड पेट्रोकेमिकल्स हैं जो कंपनी बना चुकी हैं और अब बेचने के लिए डीलर्स के वेयर हाउसेज में पहुंच चुके हैं या पंप स्टेशन पे बिकने के इंतजार में हैं। फिर इसके बाद नीचे लिखा हुआ है स्टॉक एंड ट्रांजिट। स्टॉक एंड ट्रांजिट का मतलब वो प्रोडक्ट्स जो कंपनी ने खरीदी तो हैं या उनकी पेमेंट कर दी है लेकिन अभी तक कंपनी के पास पहुंची नहीं बल्कि रास्ते में है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप दराज से कोई चीज मंगवाते हैं तो जब दराज का सेलर वो चीज आपकी तरफ शिप कर देता है लेकिन अभी तक वो चीज आप तक पहुंची नहीं, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट इन ट्रांजिट है। इसी तरह हास्कोल कंपनी भी जैसे क्रूड ऑयल बाहर से मंगवाती है, स्पेशली विटोल ग्रुप से, तो ये उन चीजों की पेमेंट है जो हास्कोल के पास अभी तक पहुंची नहीं। इसके नीचे मेंशन है प्रोविजन अगेंस्ट स्लो मूविंग स्टॉक्स। प्रोविजन का मतलब ये वो अमाउंट होती है जो कंपनी हर साल अपने प्रॉफिट में से निकाल के साइड पे रख देती है ताकि इन फ्यूचर अगर कोई ऐसा बड़ा लॉस हो जाए तो कंपनी प्रोविजन फंड में से पैसे निकाल के उस नुकसान की भरपाई कर सके। ये एक तरह की सेविंग्स ही समझें। और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोविजन अगेंस्ट स्लो मूविंग स्टॉक्स। देखो, कंपनी की कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती है जो बहुत जल्दी बिक जाती हैं, जिनको फास्ट मूविंग भी कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो इतना जल्दी नहीं बिक पाते, जिनको स्लो मूविंग स्टॉक कहते हैं, और कंपनी को लगता है कि ये बिकने से पहले ही एक्सपायर हो जाएंगे, तो इस नुकसान से बचने के लिए कंपनी प्रोविजन फंड तैयार करती है। उसके बाद आता है ट्रेड डेब्ट्स। ट्रेड डेब्ट का मतलब होता है वो सामान जो कंपनी ने किसी को बेचा होता है और उसकी पेमेंट कंपनी को रिसीव नहीं हुई होती।
आसान उर्दू में यानी जो सामान कंपनी ने उधार पे बेचा होता है। अब ये जो 1 अरब 80 करोड़ समथिंग की अमाउंट लिखी हुई है, इसका मतलब इतनी रकम की प्रोडक्ट हैस्कोल कंपनी ने किसी को उधार पे बेची है, जिसकी पेमेंट अभी तक हैस्कोल कंपनी को नहीं मिली। लेकिन कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि 1 साल के अंदर अंदर यह पेमेंट कंपनी को मिल जाएगी। अब इसकी डिटेल जानने के लिए हमें नोट 14 को एक्सप्लोर करना होगा, तब जाके पता चलेगा कि आखिर माजरा क्या है। अब नोट नंबर 14 पे लिखा हुआ है सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। इसको समझने के लिए एक मिसाल लेते हैं। अगर आप 1 साल की कार फाइनेंसिंग के लिए बैंक जाते हैं, जिसका नाम है बैंक ऑफ सरतान प्राइवेट लिमिटेड, तो बैंक आपको लोन तो अप्रूव कर देता है, लेकिन उसके बदले में बैंक ऑफ सरतान कार के डॉक्यूमेंट्स या आपके घर के कागजात एज ए कोलेट्रल यानी गिरवी रखवाने के लिए मांगता है, ताकि अगर आप आगे चल के डिफॉल्ट करें या वाजबात की अदायगी ना कर सकें तो बैंक ऑफ सरतान आपका कोलेट्रल यानी घर या गाड़ी को बेच के अपनी रकम वसूल कर ले। तो ये कहलाएगा ट्रेड डेब्ट सिक्योर्ड। लेकिन मान ले अगर बैंक ऑफ सरतान आपको कार फाइनेंसिंग लोन इशू कर देती है बिना किसी कोलेट्रल, तो ये ट्रेड डेब्ट अनसिक्योर्ड कहलाएगा। अब क्योंकि हैस्कोल की बैलेंस शीट में ट्रेड डेब्ट लगभग 2 अरब अनसिक्योर्ड है, इसका मतलब है हैस्कोल ने किसी को उधार पे 2 अरब का सामान बेचा है बिगैर किसी कोलेट्रल। अब जो इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए बात हजम करना बहुत मुश्किल हो जाती है कि इतनी बड़ी अमाउंट का सामान आखिर कंपनी ने बिना किसी कोलेट्रल के बेचा ही क्यों है। और सोने पे सुहागा ये है कि हैस्कोल ने अनसिक्योर्ड डेब्ट का नोट सेक्शन में जिक्र ही नहीं किया, वरना बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो गवर्नमेंट एजेंसीज को बिना किसी कोलेट्रल के माल दे देती हैं, क्योंकि उमूमन गवर्नमेंट कभी डिफॉल्ट नहीं करती। लेकिन हैस्कोल कंपनी में कुछ ज्यादा ही खांचेबाजी हो रही है, इसी वजह से उन्होंने ये बताना मुनासिब ही नहीं समझा कि लगभग 2 अरब का माल बिना किसी कोलेट्रल के किस पुफी के बेटे को दिया है। अब नेक्स्ट है एडवांसेस लोन। लोन का वर्ड सुनने के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि लोन यानी डेब्ट तो लायबिलिटी है, ये एसेट के कॉलम में क्या कर रहा है। तो लोन लायबिलिटी तब बनता है जब आपने कर्जा लिया हो, लेकिन मान ले आपने कर्जा लिया नहीं बल्कि दिया है, तो वो कर्जा आपको इन फ्यूचर विद इंटरेस्ट के साथ आपको वापस मिलेगा। तो इस तरह लोन एसेट बन जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आफाक, हैस्कोल कंपनी तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग का बिजनेस करती है, कोई बैंक थोड़ी है जो कर्ज दे रही है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं, ये वो लोन होता है जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को देती है, इसी वजह से ये एसेट बन जाता है और विद इंटरेस्ट अपने एम्प्लॉय से वसूलती है। अब क्योंकि ये लोन एंड एडवांसेस करंट एसेट में मेंशन है, इसका मतलब ये कंपनी को अमाउंट इसी साल वसूल हो जाएगी। नेक्स्ट है डिपॉजिट एंड प्रीपेमेंट। डिपॉजिट एंड प्रीपेमेंट का मतलब है कंपनी ने किसी चीज की एडवांस में ही पेमेंट कर दी है। मसलन जब आप कोई घर रेंट पे लेते हैं, आप 3 से 6 मंथ का रेंट एडवांस में दे देते हैं, जिसे सिक्योरिटी या डिपॉजिट भी कहा जाता है। तो बैलेंस शीट की जबान में उस सिक्योरिटी या डिपॉजिट को प्रीपेमेंट भी कहते हैं। अब प्रीपेमेंट किसी भी चीज की हो सकती है, जैसे कि पंप स्टेशन की जमीन का रेंट भी हो सकता है और इंश्योरेंस की अमाउंट भी हो सकती है। नेक्स्ट है अदर रिसीवेबल। अदर रिसीवेबल में वो छोटी मोटी अमाउंट होती है जो कंपनी ने रिसीव करनी होती है, या ऐसी अमाउंट होती है जो किसी स्पेशल हेड के अंडर नहीं आती, बस छोटी मोटी रिसीविंग होती है, इसी वजह से उनको अदर रिसीवेबल्स में डाल देते हैं। इसकी मजीद डिटेल अगर आपको जाननी है तो आप इसके नोट्स वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं। इससे नेक्स्ट है अक्रूड मार्कअप एंड प्रॉफिट। अक्रूड प्रॉफिट उस प्रॉफिट को कहते हैं जो कंपनी का होता है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ होता। मिसाल के तौर पे अगर किसी कंपनी ने 1 करोड़ कहीं पे इन्वेस्ट किए हैं और 6 महीने के बाद उसको 1 करोड़ 10 लाख वापस मिलने हैं, तो ये 10 लाख रुपए अक्रूड रिटर्न कहलाए जाएंगे, क्योंकि वो 10 लाख रुपए कंपनी के ही हैं लेकिन अभी तक उसे रिसीव नहीं हुए। इसी तरह कोई भी पैसे जो कंपनी के हों लेकिन अभी तक उसे रिसीव ना हुए हों तो वो अक्रूड प्रॉफिट कहलाते हैं। अब इसके बाद है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब है वो अमाउंट जो कंपनी ने किसी जगह पे फिक्स अमाउंट पे डिपॉजिट करवा के रखी हुई होती है, जो कि कंपनी को इसी फाइनेंशियल ईयर रिसीव हो जाएगी। इसके बाद है टैक्सेशन नेट। दोस्तों टैक्स एसेट और लायबिलिटी दोनों के सेक्शन में आता है। यहाँ पे टैक्स इस वजह से एसेट के कॉलम में है क्योंकि ये वो अमाउंट होती है जो कंपनी को टैक्स रिलीफ की सूरत में मिलती है, टैक्स ज्यादा पे कर देने की वजह से। अब ये कंपनी ज्यादा टैक्स क्यों पे कर देती है उसके बारे में मैं आपको आगे चल के टैक्सेशन के वीडियो में बताऊंगा। बेसिकली होता कुछ यूं है कि जो टैक्स की ओवर पेमेंट होती है वो ओवर पेमेंट कंपनी को अगले साल टैक्स रिलीफ में वापस दी जाती है। और एंड में है कैश एंड बैंक बैलेंसेस। अब इसके तो टाइटल हेड से ही पता चल जाता है कि ये वो वाले पैसे हैं जो कंपनी के बैंक अकाउंट, डिविडेंड अकाउंट्स और कैश इन हैंड में पड़े हैं। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम नॉन करंट एसेट के बारे में डिटेल से बात करेंगे।